हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है प्री स्ट्रेसिंग के बारे में। अब आप लोगों को दो चीज़ें सीखनी है। प्री स्ट्रेसिंग में हम लोग लॉसेस कैसे निकालते हैं ये आपको सीखना है, और दूसरी चीज़ किसी भी लेवल पे स्ट्रेस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में, ये दो चीज़ें आपको सीखनी है। इन्हीं दोनों से न्यूमेरिकल्स फॉर्म होते हैं। आपके सामने जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा वो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल होगा, हो सकता है उसका कुछ पार्ट आपको हर एक न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको देखना है कि लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेसेस क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं और उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देखिए, जो प्री स्ट्रेस इनिशियल में प्रोवाइड किया जाता है, जो P/A प्री स्ट्रेस दे दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया गया स्ट्रेस तो लास्ट तक वो ऐसा ही रहेगा। उसमें धीरे धीरे क्या होते हैं, वो स्ट्रेस लॉस होते जाते हैं। तो वो स्ट्रेस लॉस कितने तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं और वो कितना होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का, वो सीखना है आपको। तो टाइम के साथ साथ जो भी स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 15 से 20% तक होती है। कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस में लॉस हो सकता है, जैसे कि लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टेनिंग ऑफ कंक्रीट, ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट, ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस, ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ड्यू टू स्लिप। प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम में जो टोटल लॉस होता है वो नियर अबाउट 18% आता है। इन सभी जो फैक्टर्स हैं, जो रीजंस दिए गए हैं, इन रीजंस से जो कंबाइंड इफेक्ट आता है वो प्री टेंशनिंग में ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 18% आता है, और पोस्ट टेंशनिंग में ये नियर अबाउट 15% आता है। अब सबसे पहला इफेक्ट देखते हैं, इलास्टिक शॉर्टेन ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टेनिंग ऑफ कॉन्क्रीट। इलास्टिक शॉर्टेनिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमने बीम को प्री टेंशन किया तो स्टील में स्ट्रेस था। स्टील और कंक्रीट जो है वो अटैच में हैं, तो जब स्टील से कंक्रीट में जब हमारा स्ट्रेस ट्रांसफ़र हुआ तो कंक्रीट में इलास्टिक शॉर्टेनिंग हो जाती है, उसकी वजह से लॉस होता है प्री स्ट्रेस का। और सिर्फ इस रीज़न की वजह से जो लॉस होता है वो टोटल का नियर अबाउट 3 से 6% होता है। ठीक, पोस्ट टेंशन मेंबर में ये नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि एक बार टेंशनिंग कर दी गई तो उसके तुरंत बाद हम लोग उसको लोडिंग में लगा देते हैं। तो जो लोड ट्रांसफ़र होता है उसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट के लिए कोई लॉस नहीं दिया जाता। लेकिन अगर जो टेंडेंस उसमें यूज़ किए गए हैं पोस्ट टेंशन में वो अलग अलग टाइम पे स्ट्रेस किए गए हैं, तो फिर हमें उन सभी का अलग अलग लॉस निकालना होता है, एंड देन एवरेज लॉस फिर उसका कैलकुलेट किया जाता है, जो कि सभी टेंडेंस में अप्लाई किया जाता है। कुछ अल्फ़ाबेट यूज़ किए जा रहे हैं, उनका आप मीन जानेंगे। जो एप्सिलॉन सी होता है वो क्या होता है, स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द सेंटर ऑफ द केबल। जो वायर्स यूज़ किए जाएंगे उसके सेंटर पे कंक्रीट में कितना स्ट्रेन हुआ है, और एप्सिलॉन एस जो है वो सेंटर ऑफ द केबल पे स्टील में कितना स्ट्रेन हुआ है। एफ एस लॉस ऑफ स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ द सेंटर ऑफ केबल, और एफ सी लॉस ऑफ स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द केबल इन स्टील। स्टील में जो लॉस होगा वो एफ एस है, कंक्रीट में जो लॉस होगा वो एफ सी है। और मॉड्यूलर रेशियो m इक्वल टू ई एस बाई ई सी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक, एफ एस जो है, एफ एस की वैल्यू हमें चाहिए होती है, तो एफ एस इक्वल टू होता है, ये वैल्यू कैसे आया ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील इक्वल टू, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाई ई इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। सेम इसी तरह स्टील के लिए भी निकाला, चूँकि दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है इसलिए दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड का भी वैल्यू बराबर कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा, एफ एस इक्वल टू
वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी ES बाई EC मल्टीप्लाइड बाई FC। ES बाई EC को हम लोग M से इंडिकेट करते हैं, मॉड्यूलर रेशियो। तो FS का हमें जो फॉर्मूला मिला वो क्या हुआ, M मल्टीप्लाइड बाई FC। नेक्स्ट जो लॉस है वो होता है ड्यू टू कंक्रीट। कंक्रीट की वजह से जो लॉस होगा, क्रीप क्या होता है, क्रीप आप लोगों को पता ही होगा कि कंक्रीट का क्रीप या कुछ भी, किसी भी चीज़ में अगर बहुत लंबे ड्यूरेशन तक स्ट्रेस लगाया जाता है तो अगर वो स्ट्रेस, उस स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन हो रहा है या जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो तो पड़ेगा ही, लेकिन वो बहुत टाइम तक लगा है तो उसकी वजह से वो इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता चला जाता है विद टाइम। तो इस तरीके के इफ़ेक्ट को हम लोग क्रीप बोलते हैं। तो इस क्रीप ऑफ कंक्रीट की वजह से भी स्ट्रेस में कुछ लॉस होता है जो कि टाइम पे डिपेंड करता है। और सीधी बात है, चूँकि टाइम पे डिपेंड करेगा तो प्री टेंशनिंग में ये इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू पोस्ट टेंशनिंग में। और ये जो है प्री स्ट्रेस जो लॉस है, ये क्रीप ऑफ कंक्रीट की वजह से जो लॉस होता है वो लगभग 5 to 10% रेंज में जाता है। अच्छा, एप्सिलॉन UC इक्वल टू क्या होता है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन। और अगर अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए तो क्रीप कोफिशिएंट यानी फाई मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल इलास्टिक स्ट्रेन। इनिशियल इलास्टिक स्ट्रेन तो स्ट्रेस अपॉन EC कंक्रीट में, ठीक। और अगर हमें लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट चाहिए तो ES मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन UC। ES क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और एप्सिलॉन UC की वैल्यू फाई मल्टीप्लाइड बाई FC डिवाइड बाई EC। तो जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस हो गया वो हो गया ES मल्टीप्लाइड बाई फाई मल्टीप्लाइड बाई FS डिवाइड बाई EC। तो ES बाई EC इक्वल टू क्या हो गया, मॉडुलर रेशियो मल्टीप्लाइड बाई फाई मल्टीप्लाइड बाई FC, ठीक। इससे मेनली तो आपको ये सिर्फ इतना ही जानना है कि ये किस तरीके का लॉस होता है और इनके फॉर्मूले क्या हैं। नेक्स्ट जो लॉस है वो ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट में है। अब कंक्रीट का श्रिंकेज होता क्यों है, बिकॉज ऑफ ड्राइंग और केमिकल चेंजेस। मेनली ये क्या करता है, ये किस जो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट है वो किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ वाटर पे, एग्रीगेट पे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे और टाइम पे डिपेंड करता है। तो जो टोटल लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस है उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ES मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन SH। एप्सिलॉन SH क्या होता है, श्रिंकेज स्ट्रेन होता है। ES क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है। और ये जो एप्सिलॉन SH की वैल्यू है वो टाइम पे डिपेंड करती है। प्री टेंशनिंग के लिए इसकी वैल्यू हम लोग नियर अबाउट एक फिक्स वैल्यू लेते हैं और वो फिक्स वैल्यू कितनी है, 0.003। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में ये वैल्यू जो है वो टाइम पे डिपेंड करती है और ये वैल्यू होती है 0.002 डिवाइड बाई log 10 T+2, जिसमें से T जो होता है वो होता है एज ऑफ कंक्रीट इन डेज। प्री टेंशन मेंबर के लिए इसकी वैल्यू नियर अबाउट 5% आती है और पोस्ट टेंशन के लिए इसकी वैल्यू 3 से लेकर 4% तक आती है। लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट जो है वो स्ट्रेस रिलैक्सेशन के बारे में है। तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस जो है, रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस की वजह से जितना होता है, कांस्टेंट स्ट्रेन अगर किसी भी चीज़ में लगा होता है तो उसमें स्ट्रेस धीरे धीरे रिलीज होने लगते हैं, उसे हम लोग रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं। उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है वो टाइम डिपेंडेंट होता है और इसके अलावा जो स्ट्रेस जो लगा है उसके अमाउंट पे भी डिपेंड करता है और ये लगभग टोटल प्री स्ट्रेस का 2 to 8% होता है। नेक्स्ट जो लॉस है वो है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो मेनली पोस्ट टेंशन मेंबर्स में अप्लाई किया जाता है, क्योंकि जैक्स में और टेंडन्स में, डक्ट्स में, स्पेसेस में, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से ये यूज़ होता है। ये अगर हमें इस इफ़ेक्ट को कम करना होता है तो हमें क्या करना होता है, जो केबल्स हम लोग यूज़ करते हैं उनमें लुब्रिकेशन किया जा सकता है और दोनों साइड से प्री स्ट्रेसिंग लगाया जा सकता है। लार्ज कर्वेचर्स को अवॉइड करके हम फ्रिक्शन के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। ये जो लॉस होता है ये क्यों होता है, जो इंड कर्वेचर्स होते हैं प्री स्ट्रेस टेंडेंस में
वो भी कंक्रीट और टेंडन्स के इंड में भी फ्रिक्शन होता है उनकी वजह से। दूसरा वेव इफेक्ट, जो कि मिस अलाइनमेंट ऑफ डक्ट्स की वजह से जो वेव इफेक्ट होते हैं उनकी वजह से भी लॉसेज होते हैं। अब कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको सीखने होंगे जो इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो P0 जो है वो इंडिकेट करता है इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जैक में जो लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। सेकेंड है Px1 जो जैक से x डिस्टेंस पर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना बचता है ड्यू टू कर्वेचर इफेक्ट। और Px2 क्या है, जैक से x डिस्टेंस पर वेव इफेक्ट की वजह से प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना बचता है। और जो Px रिप्रेजेंट कर रहा है वो जैक से x डिस्टेंस पर दोनों इफेक्ट का, जो कर्वेचर इफेक्ट और वेव इफेक्ट है, उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट की वजह से कितना बचा एक्चुअल में Px। म्यू जो होता है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा जो है वो है एंगल ऑफ कर्वेचर इन रेडियन, एंड के कोफिशिएंट फॉर वेव इफेक्ट। Px1 की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो वो होती है, मतलब ड्यू टू कर्वेचर इफेक्ट कितना x डिस्टेंस के बाद कितना फोर्स बचा है, वो है Px1 इक्वल टू P0 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस का म्यू इंटू अल्फा। और Px2 कितना बचा ड्यू टू वेव इफेक्ट P0 e टू द पावर माइनस का kx। और Px दोनों का कंबाइंड इफेक्ट की वजह से P0 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस का म्यू अल्फा प्लस kx। नेक्स्ट जो आपका लॉस है वो है लॉस ड्यू टू स्लिप। तो जब प्री स्ट्रेस जो है वो स्टील के टेंडन से कंक्रीट में ट्रांसफ़र होता है तो टेंडन्स जो हैं वो स्लिप भी हो सकते हैं। स्लिप हो जाएगा तो उसकी वजह से जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होगा वो भी कैलकुलेट किया जाएगा। उसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, डेल एस मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ई एस डिवाइड बाई एल। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ केबल होता है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ केबल, ई एस यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, और डेल एस जो है वो स्लिप होता है, स्लिप। हमें पी एल की वैल्यू निकालनी होती है, लॉस्ट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। और ये जो डेल एस होता है इसकी वैल्यू 2 mm से 5 mm तक हो सकती है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल में हम लोग सारे स्ट्रेसेस को देखेंगे। तो फर्स्ट देखिए, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन अ सिंपली सपोर्टेड प्री टेंशन बीम। प्री टेंशन बीम है, ध्यान रखिएगा, ऑफ साइज 150 mm मल्टीप्लाइड बाई 300 mm हैविंग 8 वायर्स ऑफ, जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है वो है 150 mm मल्टीप्लाइड बाई 300 mm, टोटल डी दिया हुआ है, 8 वायर्स हैं, हर एक वायर जो है वो 6 mm का है। डाया सब्जेक्टेड टू एन इनिशियल प्री स्ट्रेस ऑफ 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट एन एसेंट्रिसिटी। इनिशियल प्री स्ट्रेस दे दिया गया है, एसेंट्रिसिटी भी है, जो वायर्स डले हुए हैं वो न्यूट्रल एक्सिस से 50 mm की डिस्टेंस पर हैं। कैलकुलेशन में ये लॉसेस लेने, ये डेटा हमें लेने हैं। क्रीप कोफिशिएंट या मतलब फाई की वैल्यू गिवन है। लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन जो है वो 5% बताया जा रहा है। M40 कंक्रीट लेना है और ES की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, EC की वैल्यू नहीं गिवन है। तो देखिए, वैसे इन्होंने बता दिया है कि हमें M40 कंक्रीट लेना है। अगर नहीं बताया जाता तो आपको इतना पता होना चाहिए कि चूँकि प्री टेंशन बीम बोला गया है इसलिए मिनिमम M40 कंक्रीट जो है वो हमें लेना ही है। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया 150 बाई 300 का mm का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³/12, B का वैल्यू ये है, D का वैल्यू ये है, BD³/12 कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट ES का वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, EC का वैल्यू 1000√FCK, FCK की वैल्यू 40 हमने वैसे तो इसमें गिवन ही है, और फिर ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई EC की वैल्यू। जब ES और EC दोनों हमारे पास है तो मॉडुलर रेशियो कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया 6.324। नेक्स्ट जो है वो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना है। जो टोटल जो स्टील बार्स यूज़ हैं वो कितनी यूज़ हैं, 8
8 वायर्स यूज़ हैं और जो डाया है वो 6 mm है, तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई π/4 d², टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। इनिशियल प्री स्ट्रेस हमें चाहिए, तो 1000 kN/m² का है ये, देखिए ऊपर दिया हुआ है। इनिशियल प्री स्ट्रेस जो है वेट इनिशियल प्री स्ट्रेस जो हमारे पास दिया गया है वो 1000 N/mm² में है। ये देखिए 1000 N/mm² में है। तो यहाँ पर ये देखिए 1000 टोटल निकालने की कोशिश की गई, 1000 मल्टीप्लाइड बाई टोटल जितना AST अवेलेबल है मल्टीप्लाइड कर दिया, तो हमें टोटल फोर्स मिल गया। अब हमें स्ट्रेस निकालना है कंक्रीट में, लेकिन लेवल ऑफ स्टील पे निकालना है। तो ये वाला जो है आपको इतना मैंने बताया था ना, जो एक ये स्ट्रेस देता है सिर्फ P/A की वजह से, और एक एसेंट्रिसिटी की वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है। चूँकि एसेंट्रिसिटी नीचे साइड की गई है, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा टोटल स्ट्रेस डायग्राम। तो जो P/A होता है वो ये होता है, और ये M/Z जो है वो ये जनरेट कर रहा है, ठीक। तो टोटल, और लेवल ऑफ स्टील की बात हो रही है, मतलब Y का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस से जितना डिस्टेंस पर क्रॉस सेक्शन है। मतलब इस चीज़ को आप देखिए, ये जैसे ये है क्रॉस सेक्शन है हमारा, ये यहाँ पर बार्स यूज है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। एसेंट्रिसिटी मान लीजिए कितना है, 50 mm की दी गई है, तो Y का वैल्यू भी 50 mm ही रखना है, हमें इसी जगह पर स्ट्रेस चाहिए, ठीक। E का वैल्यू भी 50 mm, Y का वैल्यू भी 50 mm, और P का वैल्यू इनिशियल प्री स्ट्रेस आपने निकाला ही है, वो वैल्यू है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी भी ऊपर कैलकुलेट किया है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका लेंगे, पूरा बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, और आई भी किसका रहेगा, बीम का ही रहेगा। तो जो कंक्रीट में जो स्ट्रेस आया है एट द लेवल ऑफ स्टील, वो कितना आया है, 6.7 N/mm² में। अब हमें लॉसेस कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि प्री स्ट्रेसिंग है इसमें, तो हमें सबसे पहला जो है इलास्टिक शॉर्टेनिंग ऑफ कंक्रीट फॉर्मूला होता है M/FC। M का वैल्यू अभी भी कैलकुलेट किया है, और FC का वैल्यू भी अभी भी ये कैलकुलेट किया है 6.7। FC क्या होता है, लेवल ऑफ स्टील पे कंक्रीट में कितना स्ट्रेस आ रहा है वो। तो ये हो गया टोटल इलास्टिक शॉर्टेनिंग की वजह से कंक्रीट में कितना प्री स्ट्रेस में लॉस हुआ। नेक्स्ट जो है वो क्रीप ऑफ कंक्रीट की वजह से है, M/5 × FC। M और FC ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, फाई का वैल्यू गिवन है कितना, 1.6, वैल्यू आ गई 67.8। नेक्स्ट जो है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की वजह से एप्सिलॉन SH मल्टीप्लाइड बाई ES। ES के वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और एप्सिलॉन SH का वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो प्री टेंशन बीम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी, 0.0003। अगर यहीं पर पोस्ट टेंशन बीम होती तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते 0.002 डिवाइड बाई log 10 T प्लस समथिंग जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला यूज़ करते। इसके लिए हमें T का वैल्यू भी पता होना चाहिए था। तो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की वजह से जो लॉस हुआ है वो है 60 N/mm²। नेक्स्ट रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस इन स्टील। तो ऑलरेडी वो क्वेश्चन में गिवन है कि वो 5% टोटल इनिशियल प्री स्ट्रेस का 5% है। इनिशियल प्री स्ट्रेस है कितना, 1000 N/mm² है, इसका 5% कैलकुलेट कर दिया, मतलब आ गया 50। टोटल प्री स्ट्रेस इतने हो गए। देखिए पोस्ट टेंशन बीम के लिए हम लोग फ्रिक्शन निकालते थे, तो फ्रिक्शन वाला इसलिए इसमें नहीं ऐड किया गया है, बाकी सारे जो फोर्सेज हैं ना वो ऐड किए गए हैं। तो टोटल प्री स्ट्रेसिंग में जो लॉस हुआ है उसको हम लोगों ने ऐड किया, जितना लॉस हुआ है डिवाइड बाई इनिशियल, परसेंटेज में चेंज किया, टोटल परसेंटेज आया 22.017%। और यही इतना ही आप लोगों को कैलकुलेट करना था इसमें, ठीक। तो ये एक न्यूमेरिकल आपका पूरा हुआ, ठीक। थैंक यू। दूसरा इसके बाद जो बनेगा इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है, किसी भी लेवल पे क्या स्ट्रेसेस, कितने स्ट्रेसेस आएंगे वो आपको सीखने हैं, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा आपको।